फ्रीडम यानी आज़ादी। यह शब्द हमें ऑब्वियस लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के मास्टर हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक। हम सोचते हैं कि हमारे डिसीजंस सिर्फ हमारे होते हैं। हम कोई भी कार्य करने को बाध्य नहीं है अगर वो कार्य हमारे इच्छा के अनुकूल ना हो। लेकिन रियलिटी में फ्रीडम का मतलब कभी भी इतना सिंपल नहीं होता। पावर हमेशा से इंसान के माइंड और सोसाइटी को शेप करती रही है। अथॉरिटेरियनिज्म यानी अधिनायकवाद सिर्फ डिक्टेटर्स का नाम नहीं है। ये एक सिस्टम है जो माइंड को मैनिपुलेट करता है, फियर का यूज़ करता है और ओबीडियंस को एम्प्लीफाई करता है। हर एरा में अथॉरिटेरियनिज्म अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा है। एंशियंट एम्पायर से लेकर मॉडर्न नेशन स्टेट्स तक आज के टाइम में भी ये साइलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी जटिल तो कभी क्रूर रूप में। अथॉरिटेरियनिज्म की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, ये हमारे साइकोलॉजी की भी है। क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म सिर्फ एक सरकार का स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक कल्चर, एक माइंडसेट, एक इनविजिबल मैकेनिज्म है जो इंसान की सोच को डिज़ाइन करता है। इस जर्नी में हम देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कैसे लोग अपनी चॉइसेस धीरे धीरे खो देते हैं और कैसे ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को बेंड कर देता है पावर के फेवर में। और सबसे बड़ी बात, कैसे इंसान को लगता है कि वह फ्री है, जबकि असल में उसकी फ्रीडम एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूज़न होती है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो हम पाएंगे कि पावर और कंट्रोल का शुरुआत तब हुआ जब सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होने लगी। एंशियंट रोम, पर्सिया, चाइना, हर जगह रूलर्स के पास अनलिमिटेड पावर थी। रूल्स, पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स, सब कुछ अथॉरिटी के कंट्रोल में था। सोसाइटी ऐसे स्ट्रक्चर्ड थी कि ओबीडियंस एक नेचुरल चीज़ लगती थी। ह्यूमंस इंस्टिंक्टिवली पैटर्न फॉलो करते हैं और ये उनका इवोल्यूशनरी एडवांटेज था। यही केओस के टाइम में सरवाइव करने का तरीका बना। मेडिवल यूरोप में किंग्स अपनी लेजिटिमेसी डिवाइन राइट से जस्टिफाई करते थे। यह लेजिटिमेसी सिर्फ फेथ पर बेस्ड नहीं थी, फियर और सोशल नॉर्म्स भी लोगों को ओबीडियंस के लिए फोर्स करते थे। 20वीं सदी में अथॉरिटेरियनिज्म ने अपनी सबसे एक्सट्रीम फॉर्म दिखाई। हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का यूएसएसआर, माओ का चाइना। इकोनॉमिक कोलैप्स, सोशल ह्यूमिलिएशन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये सब एक फर्टाइल ग्राउंड बन गए एब्सोल्यूट पावर के लिए। लोग अपने फियर, इनसिक्योरिटी और डेस्परेशन को अथॉरिटी के हाथों में सौंप देते थे। ये सौंप देना ही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता था ओबीडियंस में, फिर कंफॉर्मिटी में और आखिर में कॉम्प्लिसिटी में। और यही अथॉरिटेरियनिज्म की सबसे डेंजरस बात है, वह खुद अपने आप को क्रिएट नहीं करता, बल्कि लोगों की वीकनेसेस और सोसाइटी की फ्रैक्चर्स का यूज़ करके ग्रो करता है। साइकोलॉजी दिखाती है कि ह्यूमंस नेचुरली अथॉरिटी को ओबे करते हैं, और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च से बार बार प्रूव हुआ है। तो चलिए कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं अथॉरिटेरियन रेजिम पे। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट 1961। येल यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट स्टैनले मिलग्राम ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 3 पर्सन्स होते थे, द एक्सपेरिमेंटर, द टीचर एंड द लर्नर। द एक्सपेरिमेंटर जो होता था वो अथॉरिटी फिगर होते थे, द मैन इन अ वाइट कोट। उनका काम था ऑर्डर देना टीचर्स को और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना, चाहे टीचर का मन एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने का ना हो तब भी। द टीचर्स पार्टिसिपेंट्स होते थे जिन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि
लर्नर से उन्हें क्वेश्चंस पूछने हैं और हर गलत आंसर पे लर्नर को इलेक्ट्रिक शॉक देना है। टीचर्स जो कि नए वॉलंटियर्स होते थे, हर सेशन में उन्हें लगता था वो असिस्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने में, पर उन्हें यह बात पता नहीं थी कि सब्जेक्ट लर्नर नहीं, वह खुद हैं और द लर्नर पेड एक्टर्स होते थे जो अपनी प्री रिकॉर्डेड साउंड्स को एक्सपेरिमेंट के वक्त प्ले कर देते थे। यानी एक्सपेरिमेंट से पहले अपनी चीखें और कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर लेते थे और सेशन के टाइम प्ले कर देते थे, जिससे टीचर्स को लगता था कि यह इलेक्ट्रिक शॉक्स सच में लग रहे हैं, पर रियलिटी में लर्नर सेफ थे। इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये आया कि 65% पार्टिसिपेंट्स यानी टीचर्स ने मैक्सिमम लीथल वोल्टेज यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक शॉक्स तक ओबे किया, सिर्फ क्योंकि अथॉरिटी उनको बोल रही थी। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि ऑर्डिनरी लोग एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी अथॉरिटी के ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं अपनी मोरालिटी के अगेंस्ट। इससे यह समझ आता है कि ओबीडियंस इंसान के साइकी में डीपली वायर्ड है और अथॉरिटी के प्रेजेंस में इंसान अपनी कॉन्साइंस को सप्रेस कर सकता है। यह अथॉरिटेरियन सिस्टम के लिए एक साइकोलॉजिकल बैकबोन है। एस कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट 1951 1950 के दशक में सोशल साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एस ने यह समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि किसी व्यक्ति पर समूह का दबाव कैसे उसके व्यवहार और राय को बदल सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक कमरे में 8 लोगों को बुलाया गया था। इनमें से केवल एक ही असली पार्टिसिपेंट था। बाकी 7 लोग, जिन्हें कॉन्फेडरेट्स कहा जाता था, वे सोलोमन एस के सहायक यानी असिस्टेंट्स थे। सभी को बताया गया कि ये एक विज़न टेस्ट है। उन्हें 2 कार्ड दिखाए जाते थे। एक कार्ड पर एक सिंगल लाइन बनी होती थी, दूसरे कार्ड पर 3 अलग अलग लंबाई की लाइनें बनी होती थी, जिनमें से एक लाइन पहले कार्ड वाली लाइन के बराबर थी। हर पार्टिसिपेंट को बारी बारी से बताना था कि कौन सी लाइन बराबर है। असली पार्टिसिपेंट की सीट इस तरह अरेंज की जाती थी कि वह हमेशा अंत में ही अपनी राय दे सकता था। शुरुआती कुछ राउंड में सभी कॉन्फेडरेट सही जवाब देते थे, लेकिन 18 में से 12 राउंड में वे सब जानबूझकर गलत जवाब देते थे। सोलोमन एस इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए यह जानना चाहते थे कि क्या असली पार्टिसिपेंट ग्रुप के दबाव के कारण अपना जवाब बदल देगा। जब ग्रुप के सभी लोग एक साथ गलत जवाब देते थे तो लगभग 1/3 यानी 32% बार असली पार्टिसिपेंट भी उन्हीं के साथ सहमत होकर अपना जवाब भी गलत देता था। कुल मिलाकर 75% पार्टिसिपेंट्स ने कम से कम एक बार ग्रुप के गलत जवाब को माना। केवल 25% पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हर बार ग्रुप के खिलाफ जाकर अपनी सही राय दी। जब कोई कॉन्फेडरेट नहीं था और पार्टिसिपेंट्स अकेले थे, तब 1% से भी कम गलत जवाब दिए गए। इससे यह साबित हुआ कि लोगों ने जानबूझकर ग्रुप के दबाव में गलत जवाब दिया। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि सोशल प्रेशर इंसान के डिसीजन मेकिंग को कितना इन्फ्लुएंस करता है। मतलब, सच हमारे सामने हो और हमें क्लियरली पता हो, फिर भी ग्रुप के अगेंस्ट जाना डिफ़िकल्ट लगता है। यही रीज़न है कि सोसाइटीज़ में हर्ड बिहेवियर इजीली क्रिएट हो जाता है। अथॉरिटेरियन रेजिम्स इस वीकनेस को मास कन्फॉर्मिटी के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। जिम्बार्डो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971। जिम्बार्डो एक्सपेरिमेंट को स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह 1971 में साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था।
इस एक्सपेरिमेंट में 24 कॉलेज स्टूडेंट्स को चुना गया और उन्हें रैंडमली गार्ड या प्रिजनर का रोल दे दिया। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक मॉक प्रिजन में बदल दिया गया था, यह जानने के लिए कि क्या जेल में गार्ड का ब्रूटल बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी की वजह से होती है या फिर सिचुएशन का इफ़ेक्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गार्ड्स ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और प्रिजनर्स के साथ क्रूअल बिहेवियर करने लगे। प्रिजनर्स को इमोशनल डिस्ट्रेस और एंजाइटी होने लगी, उन्हें अपमानित किया गया और उनसे अजीबोगरीब काम करवाए गए, जैसे कि टॉयलेट साफ करना। कुछ ही दिनों में कई प्रिजनर्स को उनके मानसिक तनाव के कारण एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना पड़ा। सिर्फ 6 दिन में जिम्बार्डो को एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा, जबकि ये 2 हफ्ते के लिए प्लान किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि हालात इंसान के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। लोगों ने अपनी असाइंड रोल्स को इतनी गंभीरता से ले लिया कि असली और नकली का फ़र्क मिट गया। जिम्बार्डो ने बाद में इस कॉन्सेप्ट को द लूसीफर इफ़ेक्ट कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अच्छे लोग भी खराब परिस्थितियों में बुरा बन सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि अथॉरिटी और असाइन रोल्स का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कैसे नॉर्मल लोग एब्यूसिव बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम में। इससे यह रिवील होता है कि पावर एक साइकोलॉजिकल ड्रग की तरह काम करता है। जैसे ही इंसान को थोड़ा सा भी अनचेक्ड अथॉरिटी मिलती है, वह उसका मिसयूज़ करने लगता है। ये अथॉरिटेरियन रेजिम का एक लाइव मिनिएचर वर्जन था। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी रिसर्च 1950s। थियोडोर अडोर्नो और उनके कलीग्स ने अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी थ्योरी डेवलप की। उन्होंने आइडेंटिफाई किए ट्रेट्स जैसे रिजिडिटी, एग्रेशन टुवर्ड्स आउट ग्रुप्स, कन्वेंशनलिज्म। ये ट्रेट प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन लोग अथॉरिटेरियन रेजिम के फेवर में अलाइन होंगे। रिसर्च ने दिखाया कि चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, स्ट्रिक्ट पेरेंटल डिसिप्लिन और कल्चरल कंडीशनिंग इंसान के पर्सनैलिटी को अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की तरफ पुश करते हैं। मतलब अथॉरिटेरियनिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन भी है। कुछ लोग नेचुरली अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर में कंफर्ट फील करते हैं क्योंकि वह सर्टेनिटी और ऑर्डर को फ्रीडम से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फियर और अनसर्टेनिटी अथॉरिटेरियन सिस्टम को एम्प्लीफाई करते हैं। जब ब्रेन थ्रेट परसीव करता है, एमिगडाला, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए, वह एक्टिवेट होती है और रैशनल डिसीजन मेकिंग सप्रेस हो जाती है। यह साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी वजह से लोग क्राइसिस के दौरान अथॉरिटेरियन लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी उन्हें प्रोटेक्शन देगी। हिस्ट्री में हमने देखा है ऑर्डिनरी जर्मन्स, स्टालिन के यूएसएसआर के सिटीजन्स और माओ के चाइना के लोग सब अपनी लाइफ और मोरालिटी को फियर के सामने बैंड कर देते थे। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए भी पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में हो। अथॉरिटेरियन लीडर्स पावर को मेंटेन करने के लिए मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे मीडिया और नैरेटिव का कंट्रोल। जैसे नाज़ी जर्मनी में गोबल्स ने प्रोपेगेंडा का पूरा मशीन डिज़ाइन किया। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू रियलिटी को शेप किया गया, जहां सच और झूठ का बॉर्डर ब्लर कर दिया गया। सेंसरशिप में होता यह है कि जब लोग अल्टरनेट इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते तो डिसेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सेंसरशिप एक साइलेंट वेपन है जो फ्रीडम ऑफ थॉट को मार देता है।
सर्विलेंस और फियर में होता यह है कि जैसे ईस्ट जर्मनी की स्टेसी और नॉर्थ कोरिया की जैसी रेजिम्स में हर एक्शन मॉनिटर होता था, कांस्टेंट पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग वॉच्ड इंसान को फोर्स करती है कि वह ओबे करे, चाहे उसकी पर्सनल बिलीफ अलग ही क्यों ना हो। स्केप गोटिंग में माइनॉरिटीज़ और एक्सटर्नल एनिमीज़ को ब्लेम करके आर्टिफिशियली लॉयल्टी और यूनिटी क्रिएट की जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो लोगों का गुस्सा डाइवर्ट कर देती है और रेजिम को स्ट्रॉन्गर बनाती है। इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन में कोर्ट्स, इलेक्शन, पुलिस सबको मैनिपुलेट करके अथॉरिटी अपने आप को लीगल और लेजिटिमेट दिखाती है। ये एक इल्यूज़न क्रिएट करता है कि सिस्टम फेयर है, जबकि वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका होता है। साइंस के पर्सपेक्टिव से फियर और अथॉरिटी का कॉम्बिनेशन ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीइंफोर्स कर देता है। ओबीडियंस और कन्फॉर्मिटी के लिए ब्रेन लिटरली अडेप्ट कर जाता है सर्वाइवल के मोड में, और उस मोड में ओबीडियंस हमेशा सेफर लगती है कंपेयर्ड टू रेसिस्टेंस। अथॉरिटेरियनिज्म का इम्पैक्ट इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पे ब्रूटल होता है। इंडिविजुअल लेवल पर फ्रीडम ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, चॉइस और ऑटोनमी धीरे धीरे वैनिश हो जाती है और इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीने लगता है। सोसाइटी लेवल पर फियर और सस्पिशियन डोमिनेट करते हैं, ट्रस्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाता है और लोग एक दूसरे को एनिमी समझने लगते हैं। इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाती है, करप्शन और इनएफिशिएंसी हर जगह स्प्रेड कर जाती है। रूल ऑफ लॉ एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है जो सिर्फ अथॉरिटी को बेनिफिट करता है। हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स इस ब्रूटल इम्पैक्ट को और क्लियर दिखाते हैं। स्टालिन का यूएसएसआर में पर्जेस, फैमिन और मास सर्विलेंस ने मिलियंस ऑफ लाइव्स डिस्ट्रॉय कर दी। हर घर में फियर घुस गया था और सोसाइटी अपनी कोर वैल्यूज से डिस्कनेक्ट हो गई थी। अथॉरिटेरियनिज्म सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं देता, यह कल्चर और माइंड को भी बेंड कर देता है। फियर नॉर्मलाइज हो जाता है, साइलेंस और कॉम्प्लियंस एक स्ट्रेटजी बन जाती है, ना सिर्फ सरवाइव करने के लिए बल्कि अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। और इसी तरह अथॉरिटेरियनिज्म ग्रेजुअली इंसानियत की वेरी एसेंस को चेंज कर देता है। फ्रीडम एक मेमोरी बन जाती है और ओबीडियंस एक नई नॉर्मल बन जाती है। फिर भी रेसिस्टेंस हमेशा एग्जिस्ट करता रहता है। गांधी जी ने दुनिया को नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट का मॉडल दिखाया। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ जब ऑर्डिनरी लोगों ने अपना कलेक्टिव स्ट्रेंथ पहचाना। अरब स्प्रिंग ने यूथ और सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया कि अवेयरनेस और ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी रेजिम को चैलेंज कर सकती है। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से रेसिस्टेंस तब होती है जब लोग अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी और राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब इंसान समझता है कि वह अकेला नहीं है तो फियर ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होने लगता है। अवेयरनेस और नॉलेज फियर को न्यूट्रलाइज करते हैं और एक नई सेंस ऑफ एजेंसी क्रिएट करते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया और कलेक्टिव एक्शन से अथॉरिटेरियनिज्म के सबसे पावरफुल काउंटर्स होते हैं। जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड और इन्फॉर्म्ड होती है, ओबीडियंस और फियर की ग्रिप धीरे धीरे वीक हो जाती है। रेसिस्टेंस हमेशा एक स्पार्क से स्टार्ट होती है, चाहे वो एक लीडर हो, एक मूवमेंट हो या एक आइडिया, और फिर धीरे धीरे फ्लेम बन जाती है जो अथॉरिटी को चैलेंज करती है। मॉडर्न अथॉरिटेरियनिज्म जटिल है। आज के पॉपुलिस्ट लीडर्स डिजिटल सर्विलेंस, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और मीडिया सप्रेशन ये सब नए टूल्स बन गए हैं कंट्रोल के। अथॉरिटी अब सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि इनविजिबल सिस्टम्स के थ्रू ऑपरेट करती है। इवन
डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ भी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की तरफ स्लाइड कर सकती है। लॉज प्रोटेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डिजिटल सर्विलेंस सिटीज़न को ट्रैक करते हैं और पब्लिक ओपिनियन एल्गोरिदम्स के थ्रू मैनिपुलेट होती है। ये एक साइलेंट शिफ्ट है जिसमें लोगों को लगता है कि वह फ्री है, लेकिन उनके चॉइसेस अनसीन फोर्सेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सब्टिल फियर और ओबीडियंस ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो जाती है विदाउट एनी ओवर्ट डिक्टेटर्स। इस मॉडर्न फॉर्म में अथॉरिटेरियनिज्म यूनिफॉर्म और स्पीचेस से नहीं, बल्कि डेटा, मीडिया और कंट्रोल्ड नैरेटिव से रूल करता है। फ्रीडम पैसिव नहीं होती। नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, प्रोटेक्टिंग इंडिपेंडेंट मीडिया और कलेक्टिव एक्शन, ये सब रेसिस्टेंट के एसेंशियल टूल्स हैं। फियर को रिकॉग्नाइज करना और स्मॉल एक्ट्स ऑफ डिसेंट परफॉर्म करना ज़रूरी है। अथॉरिटेरियनिज्म साइलेंटली इन्वेड करता है अगर उसे डिफेंड ना किया जाए। ये सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अथॉरिटेरियनिज्म पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और न्यूरोसाइंस का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक मैकेनिज़्म है जो माइंड और सोसाइटी दोनों को शेप करता है। पावर को हमेशा मैनिपुलेट करता है, फियर को एम्प्लीफाई करके, ओबीडियंस को नॉर्मलाइज करके और कंफॉर्मिटी को इन्फोर्स करके। लेकिन नॉलेज, अवेयरनेस और एक्शन ही वो टूल्स हैं जो इस सिस्टम को काउंटर करते हैं। फ्रीडम डिफेंड करनी पड़ती है, यह कभी गिवन नहीं होती। हिस्ट्री और साइंस दोनों हमें दिखाते हैं कि अगर विजिलेंस लूज़ हो गई तो सर्वाइवल और डिग्निटी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। और यही लेसन है, अथॉरिटेरियनिज्म हमेशा इवॉल्व होता है और उसे चैलेंज करने के लिए हमें भी इवॉल्व करना पड़ता है। तो ये थी आज की टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।